हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के मंथली असेसमेंट के बारे में, जो कि आपका क्लास फरवरी 2021-22 का आपका होगा। तो मंथली असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत को। टोटल पूर्णांक होगा आपका 60। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हम लोग का हिंदी। हिंदी में क्या करना है, आपको इसको पूरी अच्छी तरीक़े से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके सवालों को और जवाबों को देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर इन वाक्यों को आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ कथन आपको दिए गए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे निष्कर्ष निकालना होगा। आइए, इस कथन के अनुसार आपको जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल इसमें आपको जो पूछा गया है कि बताइए कि गद्यांश के अनुसार कौन सा विकल्प सत्य है। कथन क सत्य है और शेष दोनों असत्य है। तीनों कथन सत्य है। कथन क सत्य है, कथन क असत्य है, शेष सत्य है, या तीनों कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आकर्षण का विलोम क्या होता है। तो आकर्षण का विलोम क्या होता है, ऑप्शन में आपका विकर्षण है, प्रदर्शन है, खिंचाव है, या लगाव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकर्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास और तथा अवयवी भाव समास के दो उदाहरण देंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आंसर में द्वंद्व समास लिख दीजिएगा। द्वंद्व समास दे करके डैश दे दीजिएगा। उसमें आप लिख दीजिएगा माता पिता, है ना, माता और पिता, ठीक है। माता पिता एंड दिन रात, क्या लिख दीजिएगा, दिन और रात, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप अवयवी भाव समास लिख करके डैश दीजिएगा उत्तर में। उसके बाद लिखिएगा, वहाँ पे लिखिएगा प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन लिखिएगा और आ जन्म, ठीक है ना। ये वाला आंसर आप नोट कर लेंगे। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि तुम कल्पना करो कविता में नवीन कल्पना करो से कवि का क्या तात्पर्य है। तुम कल्पना करो कविता में नवीन कल्पना करो कवि से क्या तात्पर्य है। तो चलते हैं इसके आंसर पे। देखिए, इसमें आपका आंसर में लिखना है कि कविता में नवीन कल्पना करो से यह तात्पर्य है कि समाज की तमाम नीतियाँ और मनुष्य के अतीत रीतियाँ, परंपराएं आदि पुरानी पड़ गई है, जिससे समाज का विकास रुक गया है। अतः नवीन कल्पना करके नए नियम, रीति रिवाज आदि बनाए जाएं ताकि समाज शीघ्रतापूर्वक विकास के पद पर अग्रसर हो। तो इन सभी आंसर को आप अपने आंसर पे नोट कर लेंगे और चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, इसमें आपको निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। यहाँ पर कुछ पंक्ति दिए गए हैं, इन पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है। इन पंक्तियों को आप पढ़ लेंगे। चलिए, इसके अर्थ की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, इसके अर्थ में आप लोगों को लिखना है कि कवि के कथनानुसार समाज को विकास की ओर ले जाने वाली तमाम नीतियां तथा रिवाज अब प्राचीन पड़ गए हैं। अब उन पुरानों नियम, रीति रिवाजों को, परंपराओं से समाज का विकास नहीं हो सकता। विभिन्न प्रकार की कृतियां समाज में व्याप्त हो गई और वे हमें चुनौती दे रही है। ऐसी स्थिति में हमें अपने देश के समग्र विकास के लिए कल्पना करने की आवश्यकता है। हम नित्य नवीन कल्पना करके देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं। तो इस आंसर को आप नोट कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल जो है हमारा इंग्लिश से लिया गया है। यदि आप लोगों को इसका क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिला है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या नहीं तो आप वहाँ पर जैकपुर स्टडी भी सर्च कर सकते हैं। अपने टेलीग्राम पर आप लिखेंगे जैकपुर स्टडी, इसको आप सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। दोनों का डीपी आप मिला लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब का और टेलीग्राम का, दोनों का सेम डीपी है। आप वहां पर जाकर ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर जो है इसका पीडीएफ उपलब्ध कर दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब अपने सवाल की ओर। हमारे सवाल में देखिए क्या पूछा जा रहा है। हमारे सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे सवाल पहला है, द गिवन स्टेंजा टॉक्स अबाउट, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंडशिप। ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंडशिप। अगला है हमारा, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेंजा व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ए फ्रेंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड टेम्पर, ठीक है। गुड टेम्पर नहीं होगा, इसका हो जाएगा
लॉट ऑफ मनी, सी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट है हमारा वाई वाज द मदर अनहैप्पी विथ अटीला, ठीक है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है, क्या लिखना है, द मदर वाज अनहैप्पी विथ अटीला फॉर समबडी केम एवरी मॉर्निंग एंड स्टूल अवे ऑल द फ्लावर इन द गार्डन बट अटीला डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर डैट, ठीक है। इस आंसर को आप नोट कर लेंगे अपने आंसर में। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए अगले सवाल में जो है आपको क्या करना है, राइट 4 लाइन्स अबाउट दिस ब्लैक स्मिथ एज द फिगर्ड बाय द पोएट ऑफ दिस पोएम द विलेज ब्लैक स्मिथ, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 1 2 3 4 लाइन लिखना है। चलते हैं आपको इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे क्लास 7 के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप क्लास 7 के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है, आप टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। देखिए आपको वहाँ पे 4 लाइन लिखना था। 4 लाइन में आप लिखेंगे सबसे पहले द स्मिथ हैज़ लार्ज एंड सिनीवे हैंड्स द म्यूसल्स ऑन दिस, यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ये दूसरा लाइन, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा, और यहाँ से यहाँ तक चौथा, यानी 4 पॉइंट है आपके यहाँ पे, तो उसको 4 लाइन में आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आपको यहाँ पर है, तो इसको क्या करना है, आपको 4 लाइन में कन्वर्ट कर देना है। अलग अलग पॉइंट को अलग अलग लाइन में आपको लिखना है। जैसे कि पहला पॉइंट में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, तीसरा में यहाँ से यहाँ छोड़ देंगे, चौथा में यहाँ से लिख देंगे, यानी 4 लाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अब देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो गणित से लिया गया है, ठीक है ना, यानी मैथमेटिक्स से लिया गया है। 2 सर्वांगसम कोणों में से एक कोण की माप 50 है, दूसरे कोण की माप निम्नलिखित में से क्या आएगी। देखिए सर्वांगसम कोण है, अगर एक 50 है दूसरा भी क्या होगा, 50 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, एक आयत की लंबाई 24 मीटर है तथा चौड़ाई 18 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को और चौड़ाई को, यानी दोनों को आप लोग को गुना कर देना है, 24 गुना 18। तो जैसे ही आप 24 गुना 18 करेंगे तो हो जाएगा 432 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक त्रिभुज की रचना करना है। आपको क्या करना है, अपने पेंसिल में चाप को फंसाना है। सबसे पहले आप भुजा जो है इंच में से आप उस चाप को जो है ना 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे ऐसे खड़ा करके, तो 7 सेंटीमीटर तक वो फैल जाएगा। जब वो 7 सेंटीमीटर तक फैल जाएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक लाइन खींचना है, इंची से 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे। उसके बाद एक छोर पे रख करके हवा में इस तरफ से काटेंगे, दूसरा छोर से रख करके हवा में इस तरफ काटेंगे, एक बिंदु आपको मिल जाएगा। उन दोनों बिंदु को क्या कीजिएगा, आप मिला दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है 7 सेंटीमीटर का जो है समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जाए 16,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। वर्ग का क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसके आंसर को जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया था वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल था 16,900 और यहाँ पे हो जाएगा भुजा गुना भुजा, भुजा का स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको पलट दिया, इसको इधर और इसको उधर कर दिया, कोई भी फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। फिर हम लोगों ने भुजा निकाला, तो इसका जो स्क्वायर है इधर आकर के रूट पे चढ़ जाएगा, तो भुजा बराबर हो गया रूट अंडर 16,900, ठीक है। लेकिन वर्ग का जो विकर्ण होता है वो रूट 2 गुना भुजा होता है ना, तो रूट 2 का रूट 2 हो गया। अब भुजा कितना था आपका 16,900 रूट में, जब आप इसको गुना करेंगे तो ये डबल हो जाएगा 33,800, और जब इसका रूट आप बाहर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 183.84 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल में आपसे क्या किया गया, एक फिगर आपको दे दिया गया है। इस फिगर का आपको जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो कलर किया हुआ है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस पूरे के क्षेत्रफल में बीच वाले त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देख पा रहे हैं उसी फिगर को हमने यहाँ पे कॉपी पे बना दिया है, तो आप भी इसी तरीके से अपनी कॉपी पे बनाएंगे इस फिगर को। फिगर बनाने के बाद देखिए हमने यहाँ पे लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो आपका जो चौकोर भाग है इसका ABCD का क्षेत्रफल, और जो है माइनस त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। हमने यहाँ पे लिख दिया लंबाई गुना चौड़ाई से BC गुना EF, और माइनस करके हाफ BC गुना EF, यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी घटा दिया है। सब जगह सबका वैल्यू रख देंगे। BC का वैल्यू 13, EF का वैल्यू 8, हाफ 13 गुना 8, 2 से 8 को कटा दिए 4 बार में। इसके बाद यहाँ पे 13 8 104 हो जाएगा, यहाँ पे 13 चौके 52 हो जाएगा। 104 में जैसे 52 आप घटाएंगे तो 52 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है हमारा वो विज्ञान से लिया गया है। इसमें सबसे पहला सवाल देखिएगा, रेशम उद्योग कारीगरों के द्वारा एंथ्रॉक्स रोग जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होकर
सोट्स नामक बीमारी शिकार होना तथा इस प्रकार में जोखिम में झेलना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक बीमारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है मेरा, वाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो डैश और डैश को प्रदूषित कर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शौचालय और सेप्टिक टैंक को। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि ऊन को संशोधित करने के विभिन्न चरणों का सही क्रम में लिखें। ऊन को संशोधित करने के विभिन्न चरणों को सही क्रम में लिखें। तो चलते हैं इसके आंसर। तो देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। ऊन तंतुओं को मशीन से धागा के रूप में बांटा जाता है, तत्पश्चात उनके गोले बनाए जाते हैं और पैकिंग मशीन से उनकी पैकिंग की जाती है। ठीक है, तो इस आंसर को आप नोट कर लेंगे अपने आंसर पे। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, अगले सवाल में हमसे पूछा गया है कि पेट्रोल, डीजल आदि जैसे तेल वसा को नाला में क्यों नहीं बहाना चाहिए, इसको समझाना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इसके आंसर की ओर। देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना है कि हमें पेट्रोल, डीजल और तेल को नाली में नहीं बहाना चाहिए क्योंकि यह पाइप में जमकर मोटी परत बना देती है जिससे पानी की निकासी का अवरुद्ध हो जाता है। इससे गंदगी उत्पन्न होती है। इसका आंसर को आप नोट कर लेंगे अपने आंसर की पे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है कि बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए विभिन्न चरणों का आपको लिखना है। विभिन्न चरणों को लिखना है, अथवा में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी या तो इसका आंसर देना है या तो इसका आंसर देना है। हम लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो पहला क्वेश्चन है। चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पे प्राथमिक उपचार लिख करके इसको नोट कर लेना है। सबसे पहले जलीय कचरों को नालियों की मदद से जगह पर अवस्थित पंप हाउस के एकत्र किया जाता है। इसे पुनः मलस्राव संयंत्र तक ले जाया जाता है। यहाँ बनी लोहे की जालियों की मदद से बड़ी वस्तुएं जैसे कचरे, कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को अलग करके छान लिया जाता है। इसके बाद प्राप्त जल को अवसादन टैंक में डाला जाता है। इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़ कहा जाता है। बस इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट में आ जाना है आपको नीचे द्वितीयक उपचार में। द्वितीयक उपचार में आपको क्या करना है, इसके बाद औपचारिक जल को खुले वातन टैंक में डाला जाता है। यहाँ पे उपस्थित अवायवीय जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह जैविक होती है। जीवाणुओं को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीकरण की क्रिया को तीव्र करने के लिए बाहर से टैंक में हवा प्रभावित किया जाता है। इस उपचार के बाद बची हुई अशुद्धियों को द्वितीयक कीचड़ भी कहते हैं। बस यहीं तक कहते हैं तक लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे रुक जाइएगा। इसके बाद चलते हैं तीसरा पॉइंट में, आपको उसी में लिखना है कि इसके बाद उपचारित जल को क्लोरिनेशन टैंक में डाला जाता है जिससे जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्मजीव समाप्त हो जाते हैं। इस उपचारित जल को जल स्रोतों से प्रभावित किया जाता है। इस जल का उपयोग सिंचाई तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। जलकुंभी और यूकलिप्टस भी तेजी से अपने आसपास के दूषित जल को अवशोषित करते हैं तथा वातावरण में शुद्ध जलवाष्प मुक्त करते हैं। ठीक है, इसको आपको पूरा लिख लेना है। ये उसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा सामाजिक विज्ञान से। सामाजिक विज्ञान का जो हमारा पहला सवाल है आप उसे देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। यदि कोई व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ईमेल के जरिए बच्चों और महिलाओं को तंग करने और धमकाने की कोशिश करता है तो उसे किस धारा के तहत दंड दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IT संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 66A के तहत। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तीसरा सवाल है हमारा, किसी भी देश के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति को जानना आवश्यक है। भौगोलिक जानकारी का एक सशक्त माध्यम किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैव मंडल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या करें। जैव मंडल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए, इसके आंसर में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका कि जैव मंडल पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत को उदाहरण सहित बताइए। मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत को उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, चलते हैं इसके जवाब की ओर। इसके आंसर में आपको लिखना है कि मध्यकालीन ऐतिहासिक विभिन्न स्रोतों में से प्राथमिक स्रोत महत्वपूर्ण है। इसमें पुरातात्विक स्रोत के सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण आदि आते हैं। इस काल में कई स्मारक का निर्माण हुआ है। दक्षिण के राजाओं के द्वारा की गई मंदिरों के निर्माण में स्मारकों में निर्माण कराया गया। सल्तनत एवं मुगल काल के शासकों ने कई मस्जिदें एवं मकबरे बनवाए। ये भवन उस काल के भवन के निर्माण की तकनीकी एवं कला को स्पष्ट करते हैं। बस यहीं तक आप लोगों को लिखना है, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे। देखिए, अगला सवाल है हमारा कि आपने
आपने लोगों के द्वारा बच्चों को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते देखा या सुना होगा। इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार के उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो चलते हैं इसके आंसर पे। देखिए इसके आंसर में आपको क्या लिखना है कि बच्चे जो है वो निश्चल होते हैं, उनके व्यवहार में निश्चलता दिखाई देती है, परंतु समाज में कुछ विकृत प्रवृत्ति के लोग कभी कभी उनके साथ अमानवीय बर्ताव भी करते हैं, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे विकृति प्रवृत्ति के लोगों को अमानवीय व्यवहार की शुरुआत से स्पर्श से ही होती है। अतः बच्चों को अच्छे बुरे के स्पर्श के ज्ञान होना चाहिए, अति आवश्यक है, ताकि वो बाल शोषण से बच सकें। ठीक है, इस आंसर को आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे या फिर अपने आंसर की पे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो जल्दी से इसे आप नोट कर लेंगे वीडियो रोक करके। चलिए, अब हमारा जो है अगला सवाल है वो संस्कृत से लिया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो सवाल है आपका संस्कृत से है। तो इसमें जो है हमारा पहला सवाल आप देख लीजिए क्या है। पहला सवाल है पिता इति पदस्य कार्यपद कदीयते किस्मत। क्या होगा इसका आंसर? इसका पहला जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए जनक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है हमारा अनेके मृग अत्र विशेष नन पदम किम। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनेका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मयूर किम करोति, मयूर किम करोति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपको आंसर लिखना है, आपको लिखना है मयूर शोभना नृत्यति। ठीक है ना, यहाँ से लिखना है आपको यहाँ तक। ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा में श्यामा केन सह गच्छति। ठीक है, तो जनकेन सह गच्छति, तो यहाँ से आपको लिखना है श्यामा, यहाँ से आप नाम ले लेंगे श्यामा और ये इसको आप हटा देंगे, जनकेन सह गच्छति इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। और साथ ही साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।